परसेप्शन एंड पावर आर इंटरकनेक्टेड. दैट इज वाई वर्ल्ड में हम एक फाइट देखते हैं नैरेटिव्स की, टू बिल्ड परसेप्शन इन योर फेवर विच विल ब्रिंग नेशंस इन योर फेवर. कई बार जो कमेंट्स होते हैं वो जेन्युइन आपके कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और कई बार इट इज़ फॉर दिस फाइट ऑफ नैरेटिव्स. अभी आपने देखा यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर मिस्टर अयतुल्ला अली खमैनी, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अयतुल्ला कहते किसको हैं. इंडिया ईरान के बीच में जो अभी हम एक डिफरेंस देख रहे हैं तो उसके और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि रीजंस सुपरफिशियल नहीं है, उसके अंदर कुछ लेयर्स होती हैं. फिर उसके बाद वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ईरान इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है और इंडिया ईरान के लिए क्यों ज़रूरी है. तो क्या कुछ कमेंट्स इंडिया और ईरान की दूरियों को दर्शाते हैं या कहीं ऐसे रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इंडिया और ईरान एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं. ज़रा कमेंट देख लेते हैं. The enemies of Islam has always tried to make us indifferent and he is talking about identity of an Islamic ummah, यानी कि पूरी दुनिया के जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं वो एक कम्युनिटी हैं. देखिए, पॉलिटिक्स हैज़ लॉट टू डू विद आइडेंटिटी एंड यू नीड नॉट टू थिंक दैट आइडेंटिटी ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर सेपरेट बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड. यानी कि आपके धार्मिक पहचान और राजनीति का अटूट संबंध है. इसको केवल एक देश के टेरिटरी के अंदर मत समझिएगा. इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको कई देशों को साथ लाना है तो उस धर्म के फॉलोअर अगर कई देशों में हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे तो अपनी डोमेस्टिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी प्रेशराइज कर सकते हैं. कई कम्युनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो सकती हैं जो आपके कॉज को सपोर्ट करें. ये 16 सितंबर 5:16 PM का कमेंट आता है. उसी दिन सेम डे फिर इंडिया के जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है सेम डे 9:52 PM. इट वाज अ क्विक रिस्पॉन्स. सीधे शब्दों में बताया जाता है ईरान को कि भाई अपनी मिस इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखें. अनएक्सेप्टेबल है ये, क्योंकि आप जो बातें फैला रहे हैं ये क्या है, नैरेटिव है. देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, राइट. और हमारी डेमोक्रेसी को किसी दूसरे की सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी कैन एकोमोडेट आवरसेल्फ इफ़ फ्रिंज एलिमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवाइड और सप्रेस एनी कम्युनिटी. सीधी बात, राइट. यानी कि भारत में जब भी कुछ लोग अगर कुछ ऐसा कमेंट करते हैं जो दूसरों की भावनाओं को भड़काता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भारत ऐसा है या पूरे भारत में ऐसा चल रहा है, राइट. तो नैरेटिव्स की लड़ाई में दूसरों को मौका मिल जाता है इसका इस्तेमाल करने को, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है. इस रेस्पॉन्स के अलावा बता दूं, डेली राइट्स के दौरान भी एक ऐसा ही कमेंट आया था. कहा गया था मैसेकर हो रहा है यहाँ पर. कश्मीर पर भी ऐसा ही कमेंट आया था. तो कश्मीर, दिल्ली और रीसेंट जो स्टेटमेंट है ये सब एक कॉन्टिनम में देखिए, कंटिन्यूटी में देखिए, ये दर्शा रहा है इससे ज़्यादा बहुत कुछ. एग्जाम्पल देते हैं. पहले तो अयतुल्ला है क्या. जैसे ही मैं कहता हूँ तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि एक शिया इस्लामिक क्लेरिक हैं. कई लोगों को तो शायद लगता होगा कि इस ईरान में केवल एक अयतुल्ला है जिनके बारे में हम बात करते हैं, अयतुल्ला अली खमैनी. देखिए, जो ये अरेबिक वर्ड है इसका तो मतलब होता है साइन ऑफ गॉड, एंड देर आर मल्टीपल अयतुल्लास. मल्टीपल, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, यू कैन एक्चुअली मोरली गाइड पीपल, देन ठीक है, फिर यू आर अयतुल्ला. लेकिन एक जो सुप्रीम लीडर होता है, वो जो अयतुल्ला होते हैं, हम उनके कमेंट की बात कर रहे हैं. और वो बनते कैसे हैं. देखिए, 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद अयतुल्ला रुहुल्लाह खमैनी, इनको वो पोजीशन दी गई. उसके बाद से अभी तक, मतलब वो थे अयतुल्ला रुहुल्लाह खमैनी, मैं उनका फोटो दिखा दूँ ये, और इनके बाद ये रीसेंट वाले हैं जिनको हम अयतुल्ला अली खमैनी कहते हैं. अब आप कहेंगे भाई ये पोजीशन पर पहुंचते कैसे हैं. तो देखिए, इनका तो एक वो डीप सपोर्ट बेस था. ये यू कैन से फिगर थे इस्लामिक रिवॉल्यूशन के, क्योंकि जो ईरान में हुआ उसके पीछे का बैकग्राउंड है कि कैसे US एंड अदर यूरोपियन पावर्स वर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज ऑफ ईरान फॉर देयर ओन गेन एंड सब्जुगेटिंग पीपल ऑफ ईरान. मतलब उन्हीं के देश से उन्हीं का ऑयल, उन्हीं के रिसोर्सेज अपने दामों पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. और वहाँ पर पपेट रजीम्स रखी हुई थी शाह रज़ा पहलवी की.
खैर उनको हटाया जाता है क्योंकि वो कहते हैं ये एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश के लोगों का, हमारे रिसोर्सेज का अब नहीं चलेगा। उसके बाद ये इस्लामिक क्रेडेंशियल पर सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, ईरान की पॉलिटी को और रेवोल्यूशन लाते हैं। उसके बाद से अभी जो सिस्टम है ऑफिशियली वो ये है कि 88 इस्लामिक क्लेरिक्स, सीनियर इस्लामिक क्लेरिक्स की एक कमेटी होती है। वो कमेटी डिसाइड करती है कि भाई आपके रिलीजियस एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका पॉलिटिकल समझ क्या है, और तीसरा पॉइंट होता है आपका कमिटमेंट क्या है उस 1979 में शुरू हुए इस्लामिक ईरान के रेवोल्यूशन के लिए। इन 3 क्राइटेरिया के बेस पर वो कमेटी डिसाइड करती है कि भाई अभी कौन से अयतुल्ला हमारे ईरान के सुप्रीम लीडर होंगे। देखिए शिया कम्युनिटी तो दुनिया में आपको कहीं जगह पर मिल जाएगी, लेकिन अयतुल्ला शब्द स्पेसिफिकली जो शिया इस्लामिक क्लेरिक हैं ईरान में उनके लिए यूज होता है, शिया इस्लामिक क्लेरिक। आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। यहाँ पर मतलब ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इस्लामिक ईरान स्टेट है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ अयतुल्ला ही चलेगा, राइट। इसके लिए एक टर्म है, वो टर्म है विलायत अल फ़क़ी। तो एक तरीके से जो इस्लामिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे अयतुल्ला जो सुप्रीम लीडर उस समय के होंगे, और उसी के हिसाब से जुडिशरी में अपॉइंटमेंट, आर्मी में अपॉइंटमेंट, इवन IRGC जो डेडिकेटेड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है जिसका मतलब पर्पस ये है कि जो इस्लामिक कॉज है, जो रिवोल्यूशन का कॉज था, उसको एक्सटेंड करते रहना। इन अपॉइंटमेंट्स में क्रूशल रोल उनका होता है। प्लस कौन देश के चुनाव में कैंडिडेट बनेगा टॉप पोजीशन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, उसमें भी अयतुल्ला का दखल होता है। तो पोजीशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब ईरान की स्टेटमेंट के पीछे क्या कारण है, तो कहा जा रहा है कि इसमें उनका खुद का एक लीडरशिप और एक लेजिटिमेसी, मतलब ये दोनों एंगल हैं। यानी कि ईरान अपने आप को चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर प्रोजेक्ट करना। हम सबको पता है ये पोजीशन पर होल्ड इन जनरल सऊदी का माना जाता है, जिसका कारण सऊदी में इस्लामिक धर्म की 2 सबसे जो पायस लोकेशंस हैं वो हैं मक्का एंड मदीना। लेकिन ईरान का कहना है कि भाई सऊदी में ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो साइट्स हैं उनका होना ये इस बात का परिचायक नहीं है कि सऊदी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाए। मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर तो वो बनेगा जो कमिटमेंट रखेगा मुस्लिम कॉज के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्ल्ड ओवर। तो ईरान इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन इस रेस में आप ये मत समझिएगा कि केवल 2 ही दावेदार हैं, तीसरा दावेदार भी है, वो टर्की है, राइट। अभी हम एक दावेदार की बात कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, कनेक्शन बन रहा होगा कि अगर ईरान को अपने आप को लीडर प्रोजेक्ट करना है तो जगह जगह पर, क्योंकि जो एक कमेंट था, इस कमेंट में अगर हैशटैग आपने देखे होंगे तो उसमें म्यांमार का भी जिक्र है। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, जिसने नहीं देखा ये देखिएगा, म्यांमार, गाजा, इंडिया। मुद्दा ये है कि आप इंडिया को गाजा और म्यांमार में जो सिविल वॉर जैसे इशू चल रहे हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं। और अगर आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं कि आप जो लिखते हैं कितने, मतलब दुनिया के कितने सारे मुस्लिम्स उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मतलब ये बड़ी खतरनाक बात है इंडिया के लिए। यू शुड से कि ये नैरेटिव्स की लड़ाई में दिस इज गोइंग अगेंस्ट इंडिया, राइट। इसी वजह से रेस्पॉन्स टाइमली ज़रूरी था। अब इसके पीछे का समीकरण देखिएगा, इंडिया में करीब 15% जो पॉपुलेशन है, मतलब अगर टोटल शिया पॉपुलेशन की बात करें, टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 15% शिया पॉपुलेशन है, और दुनिया की सबसे बड़ी शिया पॉपुलेशन, लार्जेस्ट शिया कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, वो इंडिया में है। तो अब ईरान शिया कम्युनिटी का लीडर है और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या शियाज की इंडिया में है। तो भाई साहब जो अपने आप को शिया ही नहीं वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानता है, और शियाज का तो कमिटमेंट है ही टुवर्ड्स अयतुल्ला खमैनी, तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए कमेंट करना ये एक तरीके से यू कैन से नैरेटिव्स में या पॉलिटिकल इनसाइट्स में उनके फेवर की बात है कि नहीं है। तो ये पीपल इज वन पॉइंट। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कारण, क्योंकि पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन का एक डीप इम्पैक्ट होता है उसके देश की फॉरेन पॉलिसी पर। आप कहेंगे ऐसा कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे तमिल कॉज की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं पैरा डिप्लोमेसी। इन जनरल ये तब होता है जब कोई एक स्टेट यूनिट में कोई पर्टिकुलर कॉज काफ़ी फेमस हो जाए और काफ़ी मतलब लोग इमोशनली कनेक्टेड हों और उसका इम्पैक्ट आपके पॉलिटिकल आउटकम पर भी हो। आसान भाषा में बताऊं तो जैसे तमिलनाडु में जो तमिलियन सॉलिडारिटी है टुवर्ड्स द पेन ऑफ तमिलियंस इन श्रीलंका, तो वहाँ पर डीएमके पार्टी का आना और डीएमके का केंद्र की
कोलिशन जो थी यूपीए की उसका भाग होना, तो वहाँ पर पीपल का जो सपोर्ट था और यू कैन से जो प्रेशर था, उसका इन्फ्लुएंस इंडिया का जो स्टैंड है टुवर्ड्स श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका ने आर्मी का इस्तेमाल करके जो क्लीन स्वीप किया एलटीटी को वहाँ से, उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहा था। तो इसी रेफरेंस में इसको स्ट्रेटेजिक माना जाता है। और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे देखिए इमाम खमैनी मेमोरियल ट्रस्ट है ये कश्मीर में, कारगिल में और लद्दाख वाला पार्ट, और यहाँ पर ये जो यंग क्लरिक्स होते हैं शिया कम्युनिटी के, उनको ट्रेन करने के लिए ईरान बुलाया जाता है, उनको बाकायदा इसमें स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो दिस इज ईरान्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिलीव्स एंड नॉलेज ऑफ शियाज। यहाँ पर बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी माने जाते थे मौलाना कल्बे जव्वाद ऑफ शिया कम्युनिटी। विकीलीक्स का एक केबल रिलीज़ हुआ था, तो विकीलीक्स के बारे में तो आपने सुना होगा। तो उन्होंने ये कहा कि डिप्लोमेटिक केबल में कि 2006 में तेहरान ने एक्चुअली इनको पे किया था, मतलब ही वॉज वर्किंग लाइक अ स्पाई। ये विकीलीक्स ने कहा था कि इंडिया में जो अमंग द मोस्ट रेस्पेक्टेड जो शिया क्लेरिक हैं उनको तेहरान पे कर रहा था, जिससे कि वो तेहरान के यानी कि ईरान के जो इंटरेस्ट हैं इंडिया में कम्युनिकेट कर सकें यहाँ की गवर्नमेंट से। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए इसको कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी। बैक चैनल डिप्लोमेसी ऐसे में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडियन जैसे ये कह रहे हैं कि लॉबी किया था, क्योंकि हुआ क्या था कि एक टेरर अटैक हो गया था, एक छोटा बॉम्ब विस्फोट हुआ था, तो उस पर आरोप लग रहा था कि इसके पीछे जो है, क्योंकि ये इजरायली डिप्लोमेट के साथ हुआ था, तो इसके पीछे कहीं ईरान का हाथ है। तो ऐसे एक्यूजेशंस इंडिया ना करे, इसके वजह से डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हो रहा था ना। ट्रैकिंग इंडिया ईरान रिलेशंस, जरा बैकग्राउंड से उठाते हैं। देखिए कोल्ड वॉर के दौरान मैंने अभी बताया 1979 से पहले क्या चला था, क्योंकि कोल्ड वॉर तो 1991 तक रहा, राइट। जैसे यूएसए एंड इस तरफ यूएसआर, इंडिया उस समय पर नॉन अलाइनमेंट की बात करता था और हमारा टिल्ट यूएसएसआर की तरफ था। उस समय पर ईरान में जो रजा पहलवी की सरकार थी, उसको पपेट गवर्नमेंट किसकी कहा जा रहा था? यूएसए की। तो यानी कि यूएसए के फेवर में है ईरान और इंडिया का टिल्ट है यूएसएसआर के साथ। तो मुझे बताओ इंडिया और ईरान की बननी थी क्या? नहीं ना। तो वहां पर एक डिटैचमेंट है। अब उसके बाद होता है इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में, और हम हैं एक सेक्युलर कंट्री, यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है। उस समय पर बेसिकली हमारा जो यू कैन से जो डायनेमिक्स थे रिलेशन के, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ ईरान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर जो ईरान इराक वॉर हुआ, इराक से हम बड़ी मात्रा में ऑयल लेते थे, सद्दाम हुसैन के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस थे, तो उस समय पर हमारा इराक के साथ अलाइनमेंट था। तो ईरान वाज लाइक अच्छा, मतलब मेरा दुश्मन इराक और उसके साथ तुम हो, तो ये भी एक एंगल है। दूसरा, जो ईरान है इसके अच्छे रिलेशंस थे पाकिस्तान के साथ। अब भाई हमारे दुश्मन के साथ किसी के अच्छे रिलेशन होंगे तो जाहिर सी बात है उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट रिलेशन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये इंपैक्ट था। लेकिन उसके बाद सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई। ईरान के साथ हमने ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, इन सब में अपने रिलेशंस को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब ये महाशय जी यानी कि मिस्टर ट्रंप आए, तो ट्रंप ने कहा कि ईरान, तुम पर आरोप है कि तुम, भले ही तुमने साइन किया है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे, लेकिन तुम अंदर खाने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो, अपनी साइट्स को ओपन करो फॉर इंस्पेक्शन। ईरान ने कहा कुछ साइट्स को तो हम ओपन कर देते हैं, कुछ को नहीं करेंगे, अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कुछ हमारी भी तो सॉवरेनिटी है। इसके बाद ये एग्जिट कर जाते हैं उस फेमस JCPOA से, जो एक एग्रीमेंट था ईरान के साथ इन वेस्टर्न पार्ट्स का। तो वेस्टर्न पार्ट्स क्रूशली ईरान को इस्तेमाल करना चाहते थे कि ईरान कहीं जो उनके मेन पार्टनर्स हैं मिडिल ईस्ट में, जैसे कि सऊदी, तो यूएसए का एंकर रहा है सऊदी कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम सऊदी पर रिलाई करेंगे, और जितने भी यहाँ पर क्राइसिस होंगे तो उस क्राइसिस में यही पिलर है जिसके थ्रू हम सब कुछ मैनेज करेंगे। अब ईरान अपने आप में एक डेवलप पिलर हो गया और इसके अच्छे रिलेशन नहीं है सऊदी के साथ, तो भाई साहब क्राइसिस हो जाएगी, और क्राइसिस हो गई तो भाई साहब फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा, उससे यूएस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चाहते थे कि इसको टेम कर रखो ईरान को, लेकिन फाइनली एग्जिट कर गए कि यार ईरान से चलेगा नहीं, ये ईरान हमें बहका रहा है। तो उसके बाद से इन्होंने सैंक्शन लगाया, और सैंक्शन के बाद फिर यूएसए का डायरेक्शन था कि इंडिया आप भी अपने ऑयल की जो इंपोर्ट है उसको कम कर दो। तो इंडिया में ने भी अपने ऑयल इंपोर्ट को कम करा, क्योंकि हम यूएसए के साथ अपना जो स्टेटस है रिलेशनशिप का उसको ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक कर रहे थे, जिससे कि हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सके अगेंस्ट चाइना, राइट। वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन। तो इस वजह से कुछ अदर रीजंस भी बात करते हैं, क्योंकि केवल यही रीज़न नहीं था ऑयल की सप्लाई को कम करने का। एक और रीज़न बताता हूँ, दो रीज़न है वैसे तो। पहला रीज़न समझिए स्टेबिलिटी, यानी कि अगर ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लग रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो क्या हम रिलाय कर सकते हैं कि ईरान से ऑयल एंड गैस हमें कंटिन्यूसली मिलता रहेगा? नहीं।
क्योंकि भाई अगर ईरान कन्फ्रंटेशन में जाता है तो हम कैसे डिपेंडेंट रह सकते हैं ऐसे रीजन पर जिसके रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं वर्ल्ड की मेजर पावर से। तो इस वजह से हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने इसके अलावा दूसरी जगह से ऑयल लेना बढ़ा दिया। तो इस वजह से भी हमने ऑयल की सप्लाई को ईरान से कम किया। दूसरी चीज़, ईरान खुद जो है रीनेगोशिएट कर रहा था डील को और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था चाइना को। तो भाई चाइना को तुम बेटर डील दे रहे हो, हमें बेटर डील नहीं दे रहे, हमसे रीनेगोशिएट कर रहे हो, तो फिर तो भाई हमें भी तो दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा ना। प्रेशर कर रहा था रीनेगोशिएशंस के लिए, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और दूसरा IAEA जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिससे कहा जा रहा था कि भाई ओपन करो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, तो इंडिया का वोट भी वहाँ पर है। तो वो चाह रहा था कि इंडिया तुम ईरान के फेवर में वोट करो कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, तुम्हें विश्वास है, तुम सपोर्ट करते हो, और इसके बदले हम फिर तुम्हें बेटर ऑयल डील देंगे। हमने कहा यार ये क्या है, मतलब हमारे डिप्लोमेटिक इंस्टांसेस में भी आप इस लिंक का प्रेशर यूज़ कर रहे हो। तो आप सबको पता है, मतलब चाहे किसी भी तरह के रिलेशन की बात करो, डिपेंडेंस कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का एक रीज़न बन जाती है कि नहीं बन जाती है। तो इसी वजह से डिपेंडेंस को कम करना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से इंडिया ने डिपेंडेंस को कम करा। और रीज़न देखिए, सऊदी के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे थे और सऊदी और ईरान के रिलेशंस ख़राब, तो ईरान इस वजह से भी हमसे थोड़ी खलिश में रहता है, एंटेगोनाइज रहता है, यार ये सऊदी के साथ अच्छे रिलेशन रख रहे हैं, अदर गल्फ नेशंस के साथ अच्छे रिलेशन रख रहे हैं, लेकिन हम क्यों ना रखें अच्छे रिलेशन। अरे हमारे यहाँ इतना बड़ा जो मास है इंडिया का, मीन्स जो पॉपुलेशन है, दोज हु आर वर्किंग इन गल्फ दे आर सेंडिंग बैक ह्यूज रेमिटेंसेस। तो एक बड़ी सुन्नी पॉपुलेशन हमारे देश की वो तो गल्फ में काम कर रही है। तो उन देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखकर हमारे जो सिटीजन वहाँ पर काम कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट को भी तो हमें मैनेज करना है कि नहीं करना है। तो ये तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेशंस है हमारे लिए, तो उनके साथ तो अच्छे रिलेशन रखने ही पड़ेंगे, है कि नहीं। इजराइल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन भी पसंद नहीं आते ईरान को, लेकिन हमें कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें इजराइल के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल डिफेंस, इजराइल ग्रेजुअली इंडिया का टॉप डिफेंस पार्टनर बना है। टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, ऐसे ट्रिक दिमाग में रखना, DTT, क्योंकि आंसर में लिखने के लिए ये ऐसे काम आएगा मीन्स में। टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। नाउ हूथीज, आप सबको पता है अभी हूथीज चर्चा में है, तो हूथीज पर हाथ किसका, ईरान का है। और हूथीज के इन अटैक से भाई हमारे कमर्शियल लाइनर्स को भी तो इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमने अपनी नेवी को इन पार्टनरशिप विद अदर नेशंस, हमने इस जो ये एरिया है, जो अरेबियन सी का एरिया है, इसमें पेट्रोलिंग के लिए लगाया। साथ में हमने कुछ काउंटर मेजर्स भी लिए जिससे हूथीज को सप्रेस किया जा सके कि भाई तुम ज़्यादा आगे मत बढ़ो। तो ये बात भी ईरान को पसंद नहीं आ रही, यार हूथीज पे हमारा हाथ है और ईरान का सपोर्ट है, तो इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई हम अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, हूथीज को पीछे कर रहे हैं। नाउ एक और एंगल सुनिए, चाइना और इंडिया का मतलब चाइना और ईरान का नेक्सस और इसका कनेक्शन इंडिया से। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए अगर इंडिया से उसको इन्वेस्टमेंट मिल रहा था तो चाइना ने कहा वी आर गोइंग टू गिव यू बेटर ऑफर, तो यहाँ पर वो कमिटमेंट कर रहे हैं $400 बिलियन की डील। ईरान को सपना दिखाया गया है कि आपका टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, नेटवर्क, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस हब सब बना देंगे, पैसा ही पैसा। तो ईरान इज़ लाइक कि ऐसा है क्या, चलो डील कर लेते हैं। ईरान ने डील कर ली और ये डील करने के बाद ईरान वाज लाइक कि इंडिया आपका भी फ़ोन नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा US की तरफ हो रहे थे ना, हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ चाइना है। तो अब इससे हम पर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि ईरान को ये बात पता है पाकिस्तान के हमारे साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान का बॉर्डर किसके साथ है, ईरान के साथ। तो अगर हमें सेंट्रल एशिया को टैप करना है तो हमें ईरान के रास्ते, छाबार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का रास्ता अपनाना होगा। मैं मैप के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, भी लास्ट में वो डायमेंशन आने वाला है डिटेल में। तो वो उसे पता है हमारी नब्ज़ की, यार हमें छाबार की ज़रूरत है, तो चलो बेटा अब इसके आसपास के जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम चाइनीज़ कंपनीज़ को देंगे। तो हमने भी कहा ठीक है कर लो, देर सही लेकिन होश आएगा तो सही। अभी आएगा होश, आगे पता लगेगा आपको। USA, अब USA के साथ जो हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, ये कहा जाता है ये कास्ट करता है एक शेडो ऑन इंडिया ईरान रिलेशंस। तो ये भी एक फैक्ट है। लेकिन देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें समझना पड़ता है कि कौन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इस वजह से USA के साथ बेटर रिलेशंस हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आंख बंद करके USA के लिए सबको सेक्रीफाइस कर देंगे। हम मैनेज भी करते हैं ईरान के साथ रिलेशंस को अपने। SCO, अभी लास्ट ईयर ईरान जैसे ही ज्वाइन करता है SCO को बाय द बैकिंग ऑफ चाइना, तो सम पॉलिटिकल एनालिस्ट वर सेइंग कि नाउ ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाइना के, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाइना के, तो एक्चुअली एक ट्राइंगल बना रहा है चाइना। इस ट्राइंगल में चाइना,
ईरान और पाकिस्तान को यूज़ करके इंडिया को बीच में फंसाएगा, मतलब इंडिया को घेरने की कोशिश करेगा। तो इंडिया लाइक कि चलो बताते हैं ज़रा आगे। पाकिस्तान प्रॉब्लम कारण, क्योंकि ये ईरान जो है पाकिस्तान ये वाला जो एंगल है, तो इसमें चाइना और ईरान पाकिस्तान के साथ अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं तो वो भी हमारे और ईरान के रिश्तों को सही नहीं रखेगा। अब स्मॉल इश्यूज अनलाइकली टू डिग्रेड द होल रिलेशनशिप। अब ये कुछ इवेंट्स और ये जो कॉम्बिनेशन है, केवल यही नहीं है सच्चाई और भी। एग्जाम्पल लीजिए, रूट। देखिए, ईरानियन पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, दे बिलीव इन पर्शियन सिविलाइजेशन। उनका मानना है कि ये जो यूएसए और ये यूरोपियन पावर्स, ये तो बैरबरिक थे, ये आज अपने आप को सिविलाइजेशन के सिपह सालार मानते हैं दुनिया के, लेकिन एक समय था पर्शिया वॉज द हब ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कल्चर। और ये तो नोमैडिक बैरबरिक, ये तो ऐसी पॉपुलेशन थी, सिविलाइज नहीं थी। लेकिन पर्शिया इतना रिच हुआ कैसे? पर्शिया की रिचनेस का एक कारण था, पर्शिया वॉज ऑन रूट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। यानी कि एंशिएंट सिल्क रूट से जाएंगे तो यहाँ पर पर्शिया पड़ेगा और उसके ऊपर फिर मेडिटेरियन के ऊपर वाला जो ग्रीक वाला रीजन है तो वो पड़ेगा। तो एक तरीके से पर्शिया तो भाई बीच में पड़ रहा है, तो जो बीच में है ग्लोबल ट्रेड के इंपॉर्टेंट रूट पर, भाई वो तो पैसा भी कमाएगा, नॉलेज भी एनरिच होगी। तो ईरान भी चाहता है कि वो दोबारा से एक क्रूशल रूट पर पड़ जाए, मतलब क्रूशल रूट पर आ जाए। मतलब जैसे इंडिया आईएनएसटीसी पर फोकस करना चाहता है, यानी कि हम ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाहते हैं जो ईरान से होकर जाएगा। रशिया भी ऐसा चाहता है कि इसके थ्रू आप सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हुए रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करो, जिससे कि यहाँ से ट्रेड फ्लोरिश हो सके, क्योंकि ट्रेड रूट से फिर बिजनेस बढ़ेगा। तो ईरान ये चाहता है। तो ये रूट एक रीज़न है जिसकी वजह से ईरान इंडिया को बैकस्लाइड नहीं कर सकता। ईरान को भी ज़रूरत है उसकी खुद की प्रोस्पेरिटी के लिए। इंडिया एक डोमिनेंट इकोनॉमी बनता जा रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मार्केट है। ईरान कब तक रिलाय करेगा अपने ऑयल के एक्सपोर्ट पर? उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि यूएसए ने उसी वीकनेस का तो फ़ायदा उठाया और सैंक्शन लगाया, तो अगर वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर दे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, तो ईरान दूसरों से दबेगा नहीं उतना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उसको अच्छी मार्केट्स की, और इंडिया से बड़ी मार्केट कौन सी मिलेगी? तो इस वजह से ईरान के जो अयतुल्ला हैं वो कमेंट भले ही कर लें, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनकी इकोनॉमी प्रोग्रेस में इंडिया इज़ नेसेसरी। कि देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप ये गड़बड़ हो जाएगा तो ईरान की इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा। सिक्योरिटी रीजंस इस वजह से, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करता रहा है, तो उसकी परेशानी केवल इंडिया को ही थोड़ी ना हुई है, उसकी परेशानी ईरान को भी हुई है। ईरान का जो ईस्टर्न फ्रंट है वो बॉर्डर करता है पाकिस्तान से, और वहाँ पर अटैक, और ये यू कैन से फ्रॉम द बलूचिस्तान रीजन, ये एक इंस्टेबिलिटी वाला रीजन है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए चाणक्य की मंडल थ्योरी। चाणक्य ने क्या कहा था कि पड़ोसी का जो पड़ोसी है उससे दोस्ती रखना ज़रूरी है, स्पेशली जो पड़ोसी जिससे रिश्ते अच्छे ना हों। तो भाई पड़ोसी से जब रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन है, तो उसका जो पड़ोसी ईरान है उसके साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो दोनों तरफ से एक प्रेशर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो वो ईरान की सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है। नेगोशिएशन, मीडिएशन, यानी कि ईरान को भी पता है कि अल्टीमेटली यूएसए हेजमॉन तो है, प्रेशराइज तो करता है, अभी भी हेजमनी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, इंटरनेशनल इकोनॉमी में भी। तो ऐसे में अगर उसके साथ नेगोशिएट करना है तो उसके लिए चाहिए एक मीडिएटर। और अगर इंडिया के यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, और रहेंगे भी, क्योंकि यूएसए को हमारी ज़रूरत है टू काउंटर चाइना ना। चाइना बढ़ता जा रहा है तो हेजमनी किसकी रिप्लेस होगी? यूएसए की। तो यूएसए चाहता है इंडिया तुम स्ट्रांग बनो चाइना को बैलेंस करने के लिए। अगर हमारे लिए ये रिलेशन ज़रूरी है तो ईरान को भी तो पता है, तो ईरान इज़ लाइक यार तुम काम तो आओगे हमारे। चाइना को बैलेंस खुद ईरान भी करना चाहता है, क्योंकि ईरान को ये $400 बिलियन का जो सपना बताया ना, सब बदल जाएगा। तो ईरान को ये भी तो पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट का क्या हुआ, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या हुआ, पाकिस्तान को भी ऐसा ही कुछ ग्वादार का सपना दिखाया गया था, उसका क्या हुआ, बांग्लादेश चित्तागोंग, उसका क्या हुआ। तो यानी कि सारे एग्जाम्पल ईरान को ही पता है कि वो चाइना पर रिलाय नहीं कर सकता है पूरी तरह। इस वजह से उसको अगर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो उसको पार्टनर जो चाहिए, जो चाइना को बैलेंस करे फ्यूचर में, वो इंडिया है। तो कंक्लूजन से आपको पता लगा कि पहले हमने रीजंस जाने दूरियों के, अगेंस्ट के, और फिर उसके बाद हमने रीजन जाने कि हमें साथ रहना ही होगा आगे बढ़ने के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है, राइट। तो कंक्लूजन यही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय फ्यू रिमार्क्स,
रिमार्क्स किस वजह से, उसको हमें समझना होगा। रिप्लाई देना भी ज़रूरी है जिससे कि नैरेटिव्स को बस्ट भी किया जा सके, परसेप्शंस को काउंटर किया जा सके। बाकी जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से रिलेशनशिप चलते रहेंगे। ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। शशांक त्यागी फॉर पर क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान फॉर इंडिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर कमिंग मेंस। इसका पूरा कंटेंट अभी हमने डिस्कस किया है, ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा, पॉइंट्स भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर सब कुछ है क्लियर, जस्ट मेंशन वाह इन कमेंट्स। और आपके क्या व्यूज़ हैं, फील फ्री टू शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए।